हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 2 जनवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस लेक्चर को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये समसामयिक विषयों पर आधारित है और समसामयिक विषयों पर आधारित ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों, लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? तो उस देश का नाम है चीन, यानी चाइना ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है। दोस्तों, ये मेट्रो लाइन किस शहर में शुरू की गई है चाइना के द्वारा? तो ध्यान से सुनिएगा। उस शहर का नाम, उसका नाम है संघाई। और संघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई हो गई है अब कितनी? 831 किलोमीटर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। दोस्तों, संघाई में 20 मेट्रो लाइनें हैं और 508 स्टेशन हैं। तो इस प्रकार से संघाई शहर में विश्व का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बना है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 831 किलोमीटर। दोस्तों, संघाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि यह यांगत्जी नदी के दक्षिणी मुहाने पर बसा हुआ है और इसके पास से एक और नदी गुजरती है, उसका नाम है हुआंगपो नदी। तो दोस्तों, दो नदियां गुजरती हैं इससे, कौन कौन सी? यांगत्जी नदी और हुआंगपो नदी। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है संघाई के बारे में कि यह चीन में सबसे अधिक शहरी आबादी वाला या शहरी क्षेत्र वाला शहर है। इसके अलावा यह दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर हम चाइना की बात करें तो सबसे अधिक शहरी क्षेत्र अगर है कहीं पर, तो वो कहाँ है? संघाई में है। और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला अगर कोई शहर है तो उसका नाम क्या है? संघाई है। दोस्तों, संघाई की बात करें तो यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको कल हमने डिस्कस किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को। इसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं और इसमें हाल ही में एक नया देश शामिल हुआ है, उसका नाम है इजिप्ट या मिस्र। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, तो इसमें आप स्टार जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा हिंदी, यानी हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अब हम साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी डिस्कस करते हैं, तो उनको आप केयरफुली सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन अभी 20 भारतीय भाषाओं में इसकी घोषणा की गई है। गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषा में इसके विजेताओं की घोषणा आने वाले समय में कर दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि कितनी कविताओं, कितने उपन्यासों और कितनी लघु कथाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिए गए हैं। तो दोस्तों, 7 कविताओं, 2 उपन्यासों, 5 लघु कथाओं, 2 नाटकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जीवनी, आत्मकथा और आलोचना और महाकाव्य एक एक पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया है कि दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, लेकिन अंग्रेजी का भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है किसे? नमिता गोखले को। और किस उपन्यास के लिए? तो उनके उपन्यास का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। दोस्तों, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को किस नाटक या किस कृति के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो उस कृति का नाम है सम्राट अशोक। दया प्रकाश सिन्हा को पिछले साल ही पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, दया प्रकाश सिन्हा एक पूर्व IAS ऑफिसर हैं और एक बहुत ही अच्छे नाटककार भी हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो यह 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में कुल मिलाकर 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं वो हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं और 2 अतिरिक्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? राजस्थानी और अंग्रेजी।
दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार दिए गए थे 1955 में, लेकिन याद रखना है कि जो साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसने 1955 से पुरस्कार देने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत वर्तमान में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब हम 2021 के कुछ महत्वपूर्ण विजेताओं को भी डिस्कस कर लेते हैं कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला है और किस भाषा में मिला है। तो दोस्तों जितने भी हम नाम डिस्कस करेंगे तो इन सभी को साहित्य अकादमी पुरस्कार ही मिला है, इनकी भाषा अलग अलग है। जैसे अनुराधा शर्मा पुजारी को असमिया में, नमिता गोखले को अंग्रेजी में, दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में, संजीव वेरेंकर को कोंकणी में और विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को संस्कृत में, अंबाई को तमिल में और ब्रित्या बसु को बंगाली में दिया गया है। दोस्तों बात करें ब्रित्या बसु की तो ये पश्चिम बंगाल के हैं और ये पश्चिम बंगाल में एजुकेशन मिनिस्टर हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा आप। किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो उस देश का नाम है जापान। यानी जापान में पहली बार डुअल मोड वाहन को प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों जापान का एक शहर है जिसका नाम है कायो। तो कायो में मिनी बस की जैसी दिखने वाली पहले डुअल मोड वाहन को पेश किया गया है। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि ये डुअल मोड वाहन क्या है? तो डुअल मोड वाहन का अर्थ ये है कि ये वाहन सड़क पर भी चल सकता है और रेल की पटरियों पर भी चल सकता है। तो इस प्रकार के वाहन को हम डुअल मोड वाहन कहते हैं। इसमें रबर के टायर भी हैं और स्टील के पहिए भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जापान की। तो दोस्तों जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा है एन। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। दोस्तों किसके अनुसार साल 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार साल 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है टाइगर प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक बाघ की मृत्यु हुई थी और इससे पहले डिंडोरी में एक बाघिन की मृत्यु हुई थी। तो ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 44 बाघों की मृत्यु हुई है और पहले स्थान पर है बाघों की मृत्यु में, और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र जहां पर 26 बाघ मृत पाए गए हैं और कर्नाटक में 14 बाघों की मृत्यु हुई है। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है किसको? मध्य प्रदेश को। दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टडी कर नॉलेज को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें हम जीके से रिलेटेड या सामान्य अध्ययन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनना है आपको इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? आंसर होगा इसका 26 नवंबर 1949 को। दूसरा प्रश्न है, किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? यानी किस तत्व के हमारे शरीर में चले जाने से इटाई रोग होता है? तो आंसर होगा इसका कैडमियम। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है? आंसर होगा इसका हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है इसका कृष्णा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विशु किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? आंसर होगा इसका केरल। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों अगला करंट अफेयर्स का प्रश्न डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनना है। हाल ही में साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन बन गया है? तो उस ऐप का नाम है टिकटॉक। क्या नाम है दोस्तों? टिकटॉक। तो आईटी सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम है क्लाउडफ्लेयर। क्या नाम है? क्लाउडफ्लेयर। तो उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसने ये बताया है कि 2021 में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला जो ऐप है वो कौन है? टिकटॉक है। और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बन चुका है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर
कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? आंसर होगा इसका 31%। यानी तमिलनाडु सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिसमें यह कहा है कि जो महंगाई भत्ता है वो 17% से बढ़कर कितना हो जाएगा, अब 31% हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा निर्णय है। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। तो उन्होंने सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2022 से 14% की बढ़ी हुई दर के साथ महंगाई भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, अब जो तमिलनाडु में जो महंगाई भत्ता है वो 17% से बढ़कर 31% हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि जो तमिलनाडु का सरकारी खजाना है उस पर 8,724 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के कुछ पॉइंट हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। राजधानी क्या है? चेन्नई है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन है। कौन है दोस्तों? एम.के. स्टालिन। राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि हैं। इसके अलावा हम तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों को डिस्कस करते हैं। तो तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और दक्षिण में इसके हिंद महासागर है, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में केरल और कर्नाटक है। दोस्तों, ये हैं इसके पड़ोसी राज्य। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस देश ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो उस देश का नाम है भारत। यानी भारत ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है। दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट है ये हुआ था यूएई में, यानी होस्ट कंट्री की बात करें तो वो थी यूएई, और उसमें जो अंडर 19 एशिया कप है उसमें फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा करके यह खिताब 8वीं बार अपने नाम किया है। यानी कुल मिलाकर 8 बार टीम इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि एशिया कप के विजेता कब कौन बने हैं। तो 1989 में भारत, 2003 में भी भारत, 2012 में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को ये ट्रॉफी दी गई थी। 2013 में भारत, 16 में भारत, 2017 में अफगानिस्तान, 2018 में भारत, 19 और 21 में भी भारत। तो इस प्रकार से भारत ने जो अंडर 19 एशिया कप है उसको कितने बार जीता है? 8 बार जीता है। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना है आपने। किसने तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? आंसर होगा इसका रूपा गुरुनाथ। तो दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से रूपा गुरुनाथ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, रूपा गुरुनाथ ने सितंबर 2019 में तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था, और वो भारत की किसी राज्य क्रिकेट संघ की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बने थी। दोस्तों, अगर हम बात करें रूपा गुरुनाथ की, तो यह पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की बेटी हैं। कौन है दोस्तों? रूपा गुरुनाथ। चलिए दोस्तों, अब हम वो प्रश्न डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय चीन के किस शहर में है? दूसरा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि कितनी है, यानी पुरस्कार राशि कितनी है? तीसरा प्रश्न है, 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और चौथा प्रश्न है, भारतीय टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब कितने बार अपने नाम किया है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के सही और सटीक आंसर दिए हैं महेंद्र सिंह, तान्या शाक और हरीश परिहार ने। तो दोस्तों, आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में भी उपलब्ध हो जाएगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, स्टडी कर 01। क्या करना है? स्टडी कर 01। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है हमारा 8602319713 है। दोस्तों, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा दिसंबर माह में जो भी बैचेज स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी पर, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर छूट पा सकते हैं। तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। और अगर आप अनअकैडमी पर कोई फ्री क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रेफरल कोड यूज करना है, राजा नंबर 1।
दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को हर एक प्लेटफॉर्म पर, और स्टडी कर को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर जरूर फॉलो करिएगा, जहां पर आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।